हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर। अभी की क्लास में हम सेमेस्टर 3 CC 6 में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति की रक्षा के नाम पर की गई थी। उस समय यह राज्य हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र बन गया था। यहाँ की शासन व्यवस्था का आधार प्राचीन हिंदू शासन प्रणाली थी। तत्कालीन अभिलेखों, साहित्यिक ग्रंथों एवं यूरोपीय, मध्य एशियाई तथा पुर्तगाली यात्रियों के विवरण से इस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है। भारतीय प्रशासनिक पद्धति के अंतर्गत राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा राज्य तथा शासन का मुख्य केंद्र था। उसे सारी शक्तियों का केंद्र माना जाता था। उसके चुनाव में मंत्रियों और नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजापालन और निष्ठा की शपथ लेनी होती थी। युद्ध और शांति संबंधी आदेशों की घोषणा, दान की व्यवस्था, अधिकारियों की नियुक्तियां आदि सारे उसी के कार्य थे। राजा के पश्चात युवराज का स्थान होता था। सामान्यतः राजा के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज नियुक्त किया जाता था, लेकिन यदि राजा का पुत्र नहीं होता तो परिवार के अन्य किसी योग्य व्यक्ति को भी युवराज नियुक्त किया जा सकता था। विजयनगर के अधिकतर शासकों ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी। इसलिए वहाँ उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष कम ही होते थे। कभी कभी कम उम्र के राजकुमारों को भी युवराज नियुक्त किया जाता था। कृष्णदेव राय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र को युवराज नियुक्त किया था। राजकुमारों को विद्या, साहित्य, कला, ललित कलाओं तथा युद्ध की शिक्षा दी जाती थी। दक्षिण भारत के इतिहास में 2 व्यक्तियों द्वारा एक साथ शासन करने के भी कई उदाहरण मिलते हैं। विजयनगर भी इसका अपवाद नहीं था। वहाँ भी हरिहर और बुक्का तथा विजय राय और देवराय ने संयुक्त रूप से शासन किया था। विजयनगर प्रशासन में संरक्षक व्यवस्था का भी उदाहरण मिलता है। राज्याभिषेक के समय यदि युवराज कम उम्र का होता था तो किसी योग्य मंत्री को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में संरक्षकों की नियुक्ति के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अधिकतर संरक्षकों ने अक्सर अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया। उदाहरण के लिए नरसा नायक और उसके पुत्र वीर सिंह ने सुलभ वंश को समाप्त कर तुलुव वंश की स्थापना की। सदाशिव राय का संरक्षक राम राय विजयनगर राज्य का सर्वा बन गया था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों से यह पता चलता है कि विजयनगर के शासक केंद्रीय शासन व्यवस्था के आधार स्तंभ थे। वे जन कल्याण और साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। समकालीन अभिलेखों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब विजयनगर के शासकों ने किसानों और खेतिहर लोगों के दमन और शोषण को रोकने के लिए निष्पक्ष रूप से प्रयास किया था। उन्होंने अपने अभिलेखों में बार बार न्याय और समता के सिद्धांतों के अनुसार शासन करने का उल्लेख किया है। साम्राज्य के धार्मिक और सामाजिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे साम्राज्य की सामाजिक एकता, शांति तथा समृद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। विजयनगर के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बावजूद उन्होंने धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया था। न्याय और दंड को शांति तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता था। राजा सैनिक, असैनिक और न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इन सब के बावजूद वह अत्याचारी या निरंकुश नहीं था। शासन को धर्म के अनुसार चलाया जाता था तथा प्रजा का कल्याण राजा का मुख्य दायित्व था। प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उसे निरंकुश होने से रोकती थी। इसके अलावा व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं तथा धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी जन समितियां भी राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी।
राजा की सत्ता को नियंत्रित करने में राज परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा राज्य के मामलों और नीतियों के संबंध में राज्य परिषद से सलाह लेता था। राजा को सलाह देने के लिए एक अन्य परिषद भी होती थी, जिसमें प्रांतीय गवर्नर, बड़े बड़े नायक, सामंत और व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इस परिषद के बाद शासन कार्यों का संचालन करने के लिए केंद्र में मंत्री परिषद भी होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। इस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री, विभागों के अध्यक्ष और राजा के निकटतम संबंधी शामिल होते थे। राजा मंत्री परिषद की सलाह लेता था, पर उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था। केंद्र में दंडनायक नामक अधिकारी भी होता था। उसे सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर या प्रशासकीय अधिकारी भी बनाया जा सकता था। प्रांतीय शासन के लिए साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को राज्य या मंडल कहा जाता था। प्रांतों को मंडल में बांटा गया था। जिलों को कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। बलनाडु को नाडु में और नाडु को मेलग्रामों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक मेलाग्राम में 50 गांव होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या गांव थी। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा मजबूत किले से युक्त प्रदेशों को प्रांत का दर्जा दिया जाता था। प्रत्येक प्रांत एक नायक के अधीन होता था, जो या तो राज परिवार का सदस्य होता था या वह कोई सामंत होता था। नायक मुख्य रूप से सैनिक, असैनिक या न्याय विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतों के गवर्नरों को भी काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। वह सिक्के चला सकता था, नया कर लगा सकता था तथा भूमिदान दे सकता था। राजा की आवश्यकता अनुसार प्रांतों के अध्यक्ष को सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। सामान्यतः केंद्र सरकार प्रांतों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन यदि गवर्नर और उसके अधिकारियों द्वारा लोगों का दमन किया जाता था, तो इस स्थिति में केंद्र हस्तक्षेप करता था। प्रांतों में शासन व्यवस्था बनाए रखना गवर्नर की जिम्मेदारी थी। उसे प्रांतों के आय व्यय का लेखा जोखा केंद्र को देना होता था तथा कुल आय का 1/3 भाग केंद्र सरकार को देना पड़ता था। शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में वे वफादार और निष्ठावान बने रहते थे, पर केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही उनकी शक्ति और प्रभाव का विस्तार होने लगता था। विजयनगर के विनाश में ऐसे प्रांतीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को जिलों में और जिलों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया था। प्रांतीय इकाइयों के कई अंग थे। गांव शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक गांव को मोहल्लों में बांटा गया था। गांव स्वावलंबी होते थे। गांव का संबंध ग्राम सभा देखती थी। चौकीदार, कोषाध्यक्ष और बेगार निरीक्षक प्रमुख ग्रामीण अधिकारी होते थे। उनके पद वंशानुगत होते थे। ग्राम सभाओं को नई भूमि उपलब्ध कराने और गांव की सार्वजनिक भूमि को बेचने का अधिकार था। वे ग्रामीणों की ओर से सामूहिक निर्णय भी ले सकती थी। ग्राम सभाएं राजकीय करों को एकत्र करती थी तथा इस संबंध में भू आलेख भी तैयार करती थी। प्रतिवर्ष विपत्ति के समय वे राजा से लगान माफी का निवेदन करती थी। उन्हें कई न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। वे दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों को सुन सकती थी। समकालीन अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से विजयनगर कालीन राजस्व व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है। उस समय लगान, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर कर, सामाजिक तथा सामुदायिक कर तथा अर्थदंड से प्राप्त धन राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे। उपज का 1/6 भाग सामान्यतः भूमि कर के रूप में लिया जाता था।
आय के अन्य साधनों में मकान, संपत्ति, पशुओं पर कर, औद्योगिक कर, चुंगी व्यापार कर, उद्यान कर आदि थे। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य प्रमुख न्यायाधीश था। उसे न्याय का मुख्य स्रोत माना जाता था। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने का उसी को अधिकार था। समस्त न्यायालयों, सामान्य न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई थी। राजा स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। हिंदू शास्त्र परंपरागत नियमों, रीति रिवाज आदि कानून के मुख्य स्रोत थे। दंड विधान कठोर था। मृत्यु दंड, अंग भंग, संपत्ति जब्त करना आदि मुख्य दंड थे। चोरी, व्यभिचार और राजद्रोह के अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। विजयनगर राज्य में एक विशाल सेना थी। सैनिक विभाग का अध्यक्ष सेनापति दंडनायक या इननायक कहलाता था। राजकीय सेना के अतिरिक्त प्रांतीय अध्यक्षों को भी सेना रखनी पड़ती थी। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी और तोपखाना सेना के मुख्य अंग थे। सैनिकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई और बढ़ाई जाती थी। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की सेना में 3600 अश्वारोही, 7 लाख पैदल और 651 हाथी थे। उन्होंने पुर्तगालियों की मदद से तोपखाने का भी विकास किया था। आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए एक पुलिस विभाग का भी गठन किया गया था, जिसका प्रधान कोतवाल की तरह कार्य करता था और राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना पर नजर रखता था। अधिकांश विजयनगर के अधिकतर शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, पर उन्होंने किसी को भी अपने निजी धर्म से प्रभावित नहीं किया। वे सभी धर्मों के प्रति सहनशील थे। उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता थी। धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। विजयनगर की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि शासकों ने प्रांतीय सूबेदारों या अधिकारियों को अत्यधिक स्वायत्तता दे दी थी। अतः राज्य के पतन में उन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा मजबूत केंद्रीय सेना को विकसित न कर पाना शासकों की बड़ी भूल थी। विजयनगर की सेना लगातार बहमनी राज्य से उलझी रही और अंततः उसका विनाश हो गया। थैंक यू।